है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बेपनाह मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 23। राजवीर जल्दी जल्दी घर आया क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आरोही ने उसके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया है। जब वो घर आया तो मिसेस सिंघानिया उसे रोकते हुए बोली, तू अकेले घर आया है? आरोही कहाँ है? जहाँ ये सुनकर राजवीर के पैर अपनी जगह पर ही जम गए थे और साथ ही उसने घबराते हुए पूछा, क्या अभी आरोही घर नहीं आई? वह तो मेरे साथ ऑफिस भी नहीं गई थी, सीधा घर ही आने के लिए निकली थी। तभी कुछ सोचते हुए उसने ज्योति को कॉल किया कि कहीं आरोही विला में उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान तो नहीं कर रही है। लेकिन ज्योति के फ़ोन उठाते ही राजवीर ने उससे पूछा, आरोही वहाँ पर आई है क्या? नहीं साहब जी, मैडम जी आने वाली हैं क्या? लेकिन ज्योति इसके आगे कुछ कहती या पूछती उससे पहले ही राजवीर ने फ़ोन रख दिया था। फिर उसने तुरंत अदिति को कॉल किया तो उसे वहाँ भी पता चला कि आरोही उसके साथ नहीं है। ऐसा ही जवाब उसे प्रिया से भी मिला था। अब वो काफ़ी परेशान हो चुका था और कहीं न कहीं उसके अंदर एक डर भी पैदा हो चुका था। उसके पास खड़ी मिसेस सिंघानिया यह सब देख रही थी। वह भी काफ़ी घबराई हुई थी और साथ ही उन्होंने राजवीर से पूछा, आरोही कहाँ है राजवीर? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो वही राजवीर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि आरोही कहाँ गई है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और कुछ सर्च करने लगा। अचानक से लैपटॉप की तरफ देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने तुरंत असिस्टेंट माधव को कॉल करके बोला, मैंने एक लोकेशन का लिंक सेंड किया है, मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए। असिस्टेंट माधव भी ओके सर बोलकर फ़ोन रख देते हैं और थोड़ी देर में राजवीर को कॉल करते हुए कहते हैं, सर आरोही मैडम का जो लोकेशन शो कर रहा है वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं और जहाँ तक मुझे आइडिया है आरोही मैडम को उस जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं है जहाँ वो जाएं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असिस्टेंट माधव की बात पूरी हुए बिना ही राजवीर ने कॉल रख दिया और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल आया। जहाँ कमरे से बाहर आया तो देखा मिसेस सिंघानिया और दादी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी में बैठी हुई थी। जिन्हें देख तभी राजवीर को देखती दादी माँ ने कहा, बेटा आरोही कहाँ है? तुम्हारी माँ बता रही थी कि वो दोपहर से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो ठीक है ना? दादी माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। इतना कहते हुए राजवीर घर से बाहर निकल गया था तो देखा गेट पर असिस्टेंट माधव अपनी कार लेकर तैयार थे। राजवीर उनसे कुछ कहने ही जा रहा था तभी असिस्टेंट माधव रोकते हुए बोले, सर मैं भी आपके साथ चलूँगा और आप इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकते। जिसके आगे राजवीर अब कुछ नहीं बोल सकता था और तुरंत कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की ही थी कि तभी देखा राज और शिवांश उसके कार के सामने हैं, जहाँ उसे रोकते हुए बोले, पता चला है कि आरोही मिसिंग है, हम लोग भी साथ चल रहे हैं। जहाँ एक बार फिर से राजवीर कुछ कहता उससे पहले ही शिवांश बोला, हम यहाँ जितना लेट करेंगे आरोही की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इतना कहते हुए वह दोनों भी कार में बैठ गए और उस लोकेशन के लिए चल दिए जहाँ उन्हें आरोही के होने का सिग्नल मिल रहा था। तो वही असिस्टेंट माधव बार बार अपने टैबलेट पर लोकेशन चेक कर रहे थे और राजवीर को इन्फॉर्म करते जा रहे थे और राजवीर किसी अनहोनी के डर से अपनी कार को बस उड़ाए जा रहा था। असिस्टेंट माधव को देखकर अचानक से राज ने पूछा, तुम लोग को उसका लोकेशन कैसे पता? जिसके जवाब में असिस्टेंट माधव ने कहा, वह राजवीर सर को आरोही मैडम के सेफ्टी की चिंता थी, उनके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए उन्होंने आरोही मैडम को पेंडेंट दिया था जिसमें वह डिवाइस फिट है जो हमें उनकी लोकेशन का पता बता रहा है। जहाँ असिस्टेंट माधव की यह बात सुनकर ही राज ने कहा, मान गए राजवीर, हेड्स ऑफ यू। तो इधर आरोही को महसूस हो रहा था कि उसका सिर दर्द से बुरी तरह से फट रहा है। धीरे धीरे होश में आते हुए
उसने देखा कि किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। यह देखकर वह काफ़ी डर गई थी और सोचने लगी कि वह यहाँ कैसे आई थी। फिर उसे याद आया कि वह तो घर जा रही थी, यहाँ तक कि वह घर पहुँच भी चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने डोरबेल बजाने वाली थी, तभी किसी ने उसके पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया था। उसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया था और उसे होश आया तो यहाँ है, लेकिन वो यहाँ क्यों है, उसे यहाँ किसने लाया है। यह सब सोचकर वो काफ़ी डर रही थी और मन ही मन में उसने कहा, राजवीर कहाँ हो तुम, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। इतना सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, नमस्ते साली साहिबा, कैसी हैं आप। जिसे सुनते ही आरोही ने अपने सिर को उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि शिवांगी का हस्बैंड राघव था। जीजू आप। आरोही के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था। उसकी बातों को सुन राघव ने कहा, जी साली साहब, मैं बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए और इतने में ही आपने न जाने कितने कांड कर दिए। यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी आपने इतना परेशान कर दिया तो उसका हिसाब लेने मुझे मजबूरन आना ही पड़ा। यह बोलकर राघव एक शैतानी हंसी हंसने लगा था। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, क्या राघव, अकेले अकेले ये हालचाल पूछोगे, हमारा इंतज़ार तो कर लिया होता। लेकिन इस आवाज़ को सुनकर आरोही चौंक गई थी, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शिवांगी की थी। उसने नज़र घुमाकर देखा तो पीछे से शिवांगी के साथ साथ गौरव भी मुस्कुराते हुए आ रहा था। यह देखकर आरोही पूरी तरह से शॉक थी। तो इन लोगों का ये नया प्लान है, मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है। जहाँ आरोही अब खुद को छुड़ाते हुए बोली थी, तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ लाकर तुम लोग को इसका आइडिया भी नहीं कि अगर राजवीर को पता चला तो तुम लोग के साथ क्या करेगा। और यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक तुम लोग के साथ जो करना है वो राजवीर ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है, वो जो तुम लोगों के साथ करेगा उसे देखकर ये पूरी दुनिया का रूह कांप जाएगा। जहाँ आरोही ने अभी गुस्से में इतना ही कहा था कि तब तक उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था, जिससे आरोही के दिमाग के साथ साथ उसका पूरा शरीर हिल चुका था। उसके होंठ के नीचे से हल्का कट लग गया, जहाँ से हल्का खून का रिसाव शुरू हो चुका था। साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि यह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि गौरव ने मारा था। और उसका बाल पीछे से खींचते हुए बोला, साली की अकड़ तो देख, हमारे बीच में होते हुए भी इसे अपनी जान का मोह नहीं है, बल्कि उल्टा हमें ही अकड़ भी दिखा रही है। एक शैतानी हंसी के साथ गौरव ने कहा था, हमारी हाल पे पूरी दुनिया का रूह कांप जाएगा। ऐसा ही कुछ तूने बोला ना, तो बता दूं, हमारा वैसा हाल कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी तूने धमकी दी है ना, वह यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन 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 हम तुम्हारा वो हाल जरूर करेंगे, जिसे देखकर राजवीर का रूह जरूर कांप जाएगा। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर से एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया था, जहाँ इस बार उसके इस वार को आरोही बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और वही ज़मीन पर गिर पड़ी थी। साथ ही एक बार फिर से उसका सिर हल्का सा चकराने लगा था। उसके चेहरे लाल और चोट से सूजन आ गए थे और साथ ही उसके मुंह से भी खून का रिसाव अभी भी जारी था। बेहोश होने से पहले आरोही के मुंह से बस इतना निकल पाया था, राजवीर। तभी दूसरी तरफ अचानक से राजवीर ने अपनी कार रोक दी थी। जहां अचानक से राजवीर के कार रोकने से सभी चौंक गए कि क्या हुआ, राजवीर तुम ठीक तो हो। तभी शिवांश उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए पूछा। अब तक राजवीर की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, उसकी आंखों से हल्के से आंसू छलक पड़े थे। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा था, बीवी बस थोड़ी देर और, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में राज और शिवांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हम आरोही को कुछ नहीं होने देंगे राजवीर, हमारी वो बहन है, हम उसे बचा कर रहेंगे। और जिसने भी यह काम किया है आज उसकी खैर नहीं,
पूरी ज़िंदगी उसे पछताने पर मजबूर कर देंगे। यह सुनकर राजवीर को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था और वह एक बार फिर से अपनी कार को स्टार्ट करते हुए हवा से बातें करने लगा था। तो इधर आरोही के मुंह पर पानी की छींटें मारकर उसे होश में लाया जा रहा था। तो वही शिवांगी अपने पैरों को पटकते हुए चिल्ला उठी थी, उसे होश में लाओ, इतनी आसानी से मैं इसे मरने नहीं दूंगी, अभी इसे मुझे बहुत तड़पाना है। तभी कुछ देर में वो लोग आरोही को होश लाने में सफल हो चुके थे। जहां आरोही होश में आते ही देखा कि उसके चारों तरफ दर्जनों आदमी खड़े हैं, जिन्हें देखते ही आरोही समझ चुकी थी कि यह लोग कौन हैं। तभी उसे 2 आदमी ने पकड़कर खड़ा किया और उसके हाथ पैर खोल दिए, जिसके बाद भी आरोही अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके अंदर हिम्मत ही ना बची हो। क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने मेरी बच्ची का। तभी अचानक से आती इस आवाज़ को सुन आरोही ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखा तो वो उसे देखती ही रह गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मीरा जी थी। माँ। जहाँ आरोही के मुंह से बस इतना ही निकला, तभी उनके बगल में बैठे राम जी पर नजर गई। वह पूरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि उसके इस हालत को देखकर शिवांगी हंसते हुए बोली, मॉम डैड, कब तक इससे आप लोग छिपाओगे? आज इसका आखिरी दिन है, तो मरने वालों को सब पता होना चाहिए कि आखिर सारी सच्चाई क्या है। जिसकी बातों को सुन इस बार मीरा जी ने भी हंसते हुए कहा था, हाँ सही बोल रही हो शिवांगी तुम, इसे सब पता होगा तभी तो ऊपर जाकर ये अपने माँ बाप को बताएगी कि वो लोग ऊपर कैसे गए और उनके पीछे पीछे ये कैसे आ रही है। इतना बोलकर मीरा जी हंसने लगी थी और उनके साथ वहाँ बाकी खड़े के भी चेहरों पर एक शैतानी हंसी फैल चुकी थी। तभी मीरा जी ने आगे कहा, तुझे अनाथ करने वाला पता कौन है? वो हम लोग हैं, जिसे तू अपना माँ बाप समझती है। उसने ही तुझे तेरे असली माँ बाप को दूर कर दिया। इतना कहते हुए मीरा जी एक बार फिर से हंसने लगी थी। जहाँ उनकी बातों को जारी रखते हुए राम जी ने कहा, तेरा असली बाप यानी कि मेरा छोटा भाई श्याम जी व्यास, हमने अपने हाथों से उसे और उसकी पत्नी को ऊपर पहुंचाया था। अब तुम जानना चाहोगी कि मैंने अपने ही छोटे भाई को ऊपर क्यों पहुंचाया? तो चलो ये भी बता देता हूँ। बचपन से हमेशा सुनते आया था कि वह अच्छा है, होनहार है, हर बात में उसकी तारीफ़, घर वाले बाहर वाले हमेशा उसकी तारीफ़, और मुझे लोगों के ताने। जब बड़े हुए तब भी वही हाल। हम दोनों ने अपने हिस्से का बिजनेस सेट किया, लेकिन कुछ ही महीनों में मेरा दिवालिया घोषित हो गया और वह आगे बढ़ता गया। तो यह सब मैं कैसे बर्दाश्त करता? हाँ, तब मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हम तो सक्सेस भी हो गए। दोनों के ऊपर जाने के बाद हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के अनाथ आश्रम भेज दिया। यह तो उस एक्सीडेंट में तुम्हारा भी काम तमाम होने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे तुम बच गई, और तुम्हारा बचना ही हमारे गले की हड्डी बन गई। हम तो तुम्हें भी फिर से मारने की प्लानिंग कर चुके थे, अगर उस वसीयत के बारे में न पता चलता तो। ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारा बाप हमें फंसा कर चला गया, क्योंकि वसीयत ही ऐसा बनाया था। आरोही की शादी जिस लड़के से होगी वह भी उसकी मर्जी से, तो सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के नाम हो जाएगी। और अगर शादी से पहले आरोही के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? तुम्हारी शादी होने तक हमें तुम्हें संभाल कर रखना पड़ा, और साथ ही ऐसा लड़का ढूंढना था जो हमारे तरफ हो। फिर क्या था, हमें ऐसा लड़का भी मिल गया, गौरव, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी से 20% लेने के बाद बाकी सब हमारे नाम करता, और उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म। हमने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन तुम्हारा वो पति राजवीर ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी सब वैसे ही। तुमने फिर से हमारी कंपनी तुमने फिर से अपनी ही कंपनी और घर खरीद लिया है, और तुम अब हमारी एडॉप्टेड बेटी हो, तो जो तुम्हारा वह हमारा। इतना बोलकर सब एक बार फिर से हंसने लगे थे। तो वही आरोही अभी भी ठीक से खड़े होने की हालत में नहीं थी, लेकिन ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे
वह तो मन ही मन बस एक ही बात बोल पा रही थी, राजवीर कहाँ हो तुम? मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज़ राजवीर। लेकिन अपने चारों तरफ इतने लोगों को देखकर, वह साथ ही इनके शैतानी प्लानिंग को देखकर आरोही पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राजवीर आज उसे बचा पाएगा। तभी शिवांगी ने सबकी हंसी को रोकते हुए कहा, अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। जिसके जवाब में मीरा जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ एक झटके में इसका काम ख़त्म करो, क्यों फालतू में कोई मुसीबत लेना। जिनकी बातों में राम जी व्यास ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया था। तभी गौरव अपनी मक्कारी दिखाते हुए बोला, यार इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं जब भी देखता हूँ मेरे अंदर का शैतान जाग उठता है, लेकिन उस राजवीर ने मेरे शैतान को अंदर ही रोक दिया था। अब इसे ऊपर जाना ही है तो क्यों ना अपने अंदर के शैतान की भी थोड़ी फरमाइश पूरी की जाए। जिसकी बातों को सुन आरोही चौंक सी गई थी, लेकिन शिवांगी ने हंसते हुए कहा, चलो यह भी सही है, कर लो मज़े। और फिर सब एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे और साथ ही वहाँ खड़े दर्जनों गुंडे भी हंसने लगे थे। तभी गौरव एक जगह बैठते हुए चिल्ला कर बोला, उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, मुझे भी राजवीर से हिसाब बराबर करना है। वो यहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी बीवी ही सही, लेकिन आज मैं उसके घमंड को तोड़ कर रहूँगा। तभी एक आदमी आगे बढ़ा, उसने आरोही के बालों को पीछे से पकड़ लिया, जिसकी वजह से आरोही की चीख निकल गई और वह उसे जैसे ही बाल पकड़कर खींचने को हुआ, तभी एक उड़ता हुआ रॉड उसके सिर पर जाकर लगा और वह वहीं पर गिर गया। यह सब इतना जल्दी और अचानक से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया था कि अचानक से क्या हुआ। उस आदमी के गिरने की वजह से आरोही भी खुद को संभाल नहीं पाई और वह भी जैसे ही गिरने के लिए हुई, तुरंत राजवीर ने उसे गोद में पकड़ लिया था। डियर एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।